हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है बैंकिंग प्रणाली को पढ़े थे पिछले क्लास में, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे एनबीएफसी के बारे में। जो एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी का फुल फॉर्म जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। और ये जो है कंपनी अधिनियम, इसकी स्थापना जो है कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है ये। और इसका मुख्य कार्य जो है ऋण उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, चिटफंड संबंधी कारोबार आदि में निवेश करना तथा विभिन्न प्रकार से जमाएं स्वीकार करना, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। और इसको जो है ना शेडो बैंकिंग बोला जाता है, प्रतिछाया बैंकिंग बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे वित्तीय संस्थाएं जो बैंक नहीं है, यानी बैंक नहीं है लेकिन किंतु वे जमा राशि स्वीकार करती है तथा बैंक की तरह ऋण सुविधा भी प्रदान करती है, जमा भी और ऋण सुविधा भी प्रदान करती है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती है। और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है डिमांड, मांग जमा स्वीकार नहीं करती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां न तो डिमांड ड्राफ्ट, न तो डीडी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है न तो डीडी न तो डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकती है और न ही चेक जारी कर सकती है, न ही चेक बुक जारी कर सकती है। ठीक है। और एनबीएफसी में विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जिनमें निवेश, कारोबार, चिटफंड, व्यापार, वैकल्पिक निवेश सम्मिलित होते हैं। और खास करके एनबीएफसी की बारे में अगर बात करें, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों जैसे क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि को बढ़ावा करने यानी प्रोन्नत करने में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने की संभावना है। और इसका जो मेन चीज अगर देखें तो ये लोन जहां पे बैंक नहीं देते हैं उस जगह पे एनबीएफसी जो है लोन देते हैं। जैसे कि असंगठित क्षेत्रों वाले, तो असंगठित क्षेत्र में बैंक लोन नहीं देते हैं, लेकिन एनबीएफसी जो है असंगठित क्षेत्र वाले लोन देते हैं। कैसे? उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध करा देता है ये। ठीक है। और इसका जो है ना दोहरे नियंत्रण से बचने के लिए एनबीएफसी की कुछ प्रमुख श्रेणियां, इसमें वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक जो है ये सेबी द्वारा पंजीकरण और नियंत्रण होता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है ये इंश्योरेंस कंपनी सब जो आप देखते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है ये इरडा द्वारा पंजीकरण और नियंत्रण होता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी जो है ये राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक का नाम आप सुने थे, उसके द्वारा जो है इसका विनियमित होता है। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग है। तो एनबीएफसी का जो विनियमित जो किया जाता है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अच्छा, और ये जमा स्वीकार करता है, उधार भी देता है। ये सब चीज बात हो गया एनबीएफसी के बारे में। और इसकी अगर बात करेंगे तो एनबीएफसी में कंपनी के लिए भी लोकपाल योजना लाया गया था। और ये लोकपाल योजना जो है फरवरी 2018 में लाया गया। जैसे आपने देखा था बैंकों के लिए भी लाया था, तो यहाँ पे 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, और यहाँ भी वही अधिनियम 90 आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 IA, पूछता नहीं है बैंकिंग वाला में एक बार चटका दिया था। 45 IA के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों का समाधान के लिए जो है लोकपाल योजना शुरू किया गया है। और एनबीएफसी लोकपाल कार्यालय जो है 4 मेट्रो सिटी में है। जैसे 4 मेट्रो सिटी कौन कौन? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली में कार्य करें। और इसके बारे में ये भी बताया गया था, जो इस योजना में अपील व्यवस्था का भी प्रावधान रहेगा, जिसके अंतर्गत जो है एनबीएफसी के पास विकल्प रहेगा कि वह लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के पास अपील भी कर सकेगा। तो ये सब बात जो है एनबीएफसी के बारे में छोटे छोटे पॉइंट हम लोग जाने।
अब ये एनबीएफसी है ना, एनबीएफसी के बारे में जो है, हाँ एफडीआई के बारे में देखे थे आप, एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है ये, तो इसमें जो है ना एनबीएफसी में 100% अलाउ है। भुगतान संतुलन हम लोग समझेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% तक अलाउ है, 20%, लेकिन वहीं प्राइवेट बैंक में कितना परसेंट, 74% अलाउ किया गया है। एफडीआई आ सकता है, ठीक है। विदेशी निवेश 74%, एनबीएफसी में 100% आ सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में 20%। अब एनबीएफसी जो है ना एटीएम भी है एनबीएफसी के पास, और एनबीएफसी के पास जो एटीएम है उसको व्हाइट लेवल एटीएम जाने, और ये पहला जो है 2015 में स्टार्ट किया। अब हम लोग जानेंगे एटीएम के प्रकार कौन कौन है, व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जानेंगे। अभी हम एक चीज यहाँ पे बैंक ओम्बुड्समैन स्कीम की चर्चा मैंने आपको पिछली क्लास में भी किया था। जो ये लोकपाल योजना जो है, लोकपाल योजना ये बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए जो है इसके उद्देश्य से 1995 में ये से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत हुई थी, और योजना में 2 बार संशोधन हुआ था, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया भी था, जो 2002 में और 2006 में। 2006 में जो हुआ था वो व्यापक तौर पे किया गया था, अधिक व्यापक था, और इसमें ऑनलाइन शिकायत जो है ऑनलाइन के माध्यम से होगा। अपीली प्राधिकार नामक संस्था का प्रावधान भी किया गया है इसमें। और एक चीज यहाँ जो हम लिखे हैं ना 10 लाख क्षतिपूर्ति, ये पहले था 10 लाख क्षतिपूर्ति, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। और इसके लिए आरबीआई ने उन सभी उन सभी वाणिज्यिक बैंक जिनकी शाखाएं जो है, उन सभी वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जिनकी शाखाएं जो है 10 या उससे अधिक है, 10 प्लस है, अधिक है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, हम कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये आरआरबी आएगा क्या, नहीं, इसमें आरआरबी की जिक्र मत कीजिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़ करके। को ग्राहकों को ऐसी शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। किसको, जिसका 10 से ज्यादा शाखा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना है इसमें, जो बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग सेवाओं में जो है कुछ कमी के संबंध में शिकायत को प्राप्त कर सकता है, जैसे कि अदायगी न होना, टाइम पे ड्राफ्ट बिल का भुगतान या वसूली भुगतान में असाधारण विलंब कर देना, या ग्राहकों को पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बिना प्रभार लगाना, और सरकारी प्रतिभूति जारी करने से इनकार करना, अथवा विलंब या सेवा प्रदान करने में असमर्थता, या सेवा प्रदान करने या शोधन में विलंब, इन सब चीज़ों के बारे में ये बैंक को जो है लोकपाल स्कीम लाया गया है। और ये इसके लिए जो है ना सारा कुछ फ्री रहेगा, लेकिन ये चीज़ भी आप जान लीजिएगा। और इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में जो अपीलीय प्राधिकरण रहेगा, अपीलीय ट्रिब्यूनल जो रहेगा, तो वहाँ पे जो है इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, ठीक है, इसके विरुद्ध जो है अपील की जा सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बैंकिंग लोकपाल स्कीम के विरुद्ध हाँ बैंक जा सकता है, बैंक भी जा सकता है। और तो ये हो गई आपको बैंकिंग लोकपाल स्कीम के बारे में। अच्छा, अब जो है कुछ टर्म जैसे आता है बैंकिंग में, उस टर्म को हम लोग जान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम टर्म लिखे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको पता होनी चाहिए एलबीएस के बारे में। एलबीएस के बारे में जो है लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम मेनली होता क्या है, जो लीड बैंक योजना का संचालन जो है आरबीआई 1969 में किया था, 1969 में 1969 में क्या। और इस योजना का जो उद्देश्य था मेनली जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। और इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है, और जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह जिला स्तर पर जो भी लोन की योजना बनाने, सरकारी कार्यक्रम से संबंधित वित्त प्रबंधन करने, विशिष्ट कार्यक्रम में अन्य बैंकों को सहयोग करने में, उस क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करने और उस क्षेत्र के बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसको लीड बैंक योजना बोलते हैं। कब?
1969 से ही प्रचलन में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप डिस्ट्रिक्ट में आप इन चीज़ों के बारे में अगर पता करिएगा, हालांकि कोई भी अगर बैंक में होंगे तो आपको पता होगा, और इसलिए बैंक के एग्जाम में भी इस पे सवाल पूछा गया है। अब ये जो टर्म है ये बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है। अब मैं ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसीलिए डिटेल में आपको सिर्फ इसका चर्चा कर दे रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है मैं। सबसे पहले यूनिवर्सल बैंकिंग जो है ये वित्तीय सेवाओं से जुड़ी एक व्यापक अवधारणा है, और यूनिवर्सल बैंकिंग में सभी बैंकिंग सेवाएं, निवेश, विकास बैंकिंग, बीमा, अन्य वित्तीय उत्पादों में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं एक साथ ही एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं, इसमें यूनिवर्सल एक ही जगह पर एक साथ सारा चीज उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। अच्छा, एनीवेयर बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग यानी एनीवेयर, किसी भी स्थान से बैंकिंग सुविधा प्राप्त करना, किसी भी स्थान से, कहीं से। यह सामान्यतः जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित सेवा है। इसके अंतर्गत ग्राहक जिसका खाता बैंक का किसी भी शाखा में है, देश के भीतर बैंक की किसी भी शाखा के साथ बैंकिंग व्यवहार कर सकता है, करते भी हैं, है कि नहीं है। अब गए, आपको पैसा भेजना है किसी दूसरे बैंक में, जाते हैं, तुरंत एकदम लेते हैं, फॉर्म भर के देते हैं, एकदम हो जाता है। तो ये क्या है, एनीवेयर बैंकिंग। ठीक है। उसके बाद कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या होता है भाई? कोर बैंकिंग एक नेटवर्क से जुड़े सभी बैंक शाखाओं द्वारा मुहैया कराई जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है। सभी बैंक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और कोर बैंकिंग का प्रयोग उन सेवाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो बैंकों की शाखाओं को एक दूसरे के साथ नेटवर्क से जुड़ने के कारण प्राप्त होती है। और कोर बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में हम कह सकते हैं जो जैसे कोर, इसको देखिए कोर, CORE, तो ये कोर में ये बात छुपा हुआ है। इसका अर्थ होता है सेंट्रलाइज्ड। ठीक, एक मिनट, हमको इसको थिकनेस करना पड़ेगा। हाँ, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ठीक है। ये आपको नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज कोर का फुल फॉर्म होता है। कोर बैंकिंग की सुविधा वाले बैंक में यदि आप किसी भी शाखा में रुपये जमा करवाते हैं तो आपकी जमा की रकम का लेखा जोखा बैंक के केंद्रीय सर्वर पर अंकित हो जाता है, और उसी समय देश में उसी बैंक के किसी भी शाखा से आप वही रकम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात कीजिएगा, यदि आपने मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में या पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली शाखा में रुपये जमा करवाया, और वही रकम जो है उसी समय मान लीजिए मुंबई में या हैदराबाद में किसी भी शहर से ATM द्वारा निकाली जा सकती है। तो ये किस माध्यम से हो रही है भाई? कोर बैंकिंग ही है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ये हो गया आपको मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग जो है, इसके नाम से ही आप देख लीजिए, मर्चेंट मतलब क्या होता है? व्यापार होता है। तो मर्चेंट बैंकर्स जो है ये उद्यमी या निवेशकों के बीच काम करने वाले वित्तीय मध्यस्थ है। मर्चेंट बैंकर सामान्यतः नए शेयरों का निर्गमन, अधिगमन और उसका मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। ये सामान्यतः संसाधनों को इकट्ठा करने और अन्य वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनियों को सलाह भी देते हैं। मर्चेंट बैंकिंग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो है 1993 में इसे जो है ना, इसका नियंत्रण जो है कौन करने लगा है भाई? नियंत्रण मर्चेंट बैंकिंग का नियंत्रण सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूति निगम बोर्ड। तो ये 93 में नियंत्रण सेबी के माध्यम से हो रहा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये चीज आपने देख लिया मर्चेंट बैंकिंग। अच्छा,
एक यूनिट बैंकिंग भी होता है। यूनिट बैंकिंग के तहत प्रत्येक बैंक की एक ही स्थान पर होता है जो उसके मुख्यालय एवं शाखा दोनों पर कार्य करता है। ये चीज ध्यान रखिए। और एक टर्म आप सुनिएगा, बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस, अब इसका हिंदी नहीं है, एश्योरेंस ही बात चलता है। बैंक एश्योरेंस, ये जो टर्म होता है ना, बैंक एश्योरेंस, बैंक तथा बीमा कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट है और यह बैंकिंग तथा बीमा व्यापार का एक ही संगठन में साइमल्टेनियसली प्रदर्शित करता है, यानी संयोग प्रदर्शित करता है। तो ये जो बात था ये हम लोग एनबीएफसी के बारे में और ये बैंकिंग का जो कुछ टर्म था उसको देखें। अब हम लोग मेन बात करते हैं एनपीए का, जो कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अपने ये चीज को देख चुके हैं। आज ये सेबी के बारे में भी हम लोग को बहुत कुछ जानना पड़ेगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जैसे शेयर मार्केट से जो भी है, भारत में शेयर बाजार की क्या प्रणाली है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बीएसई, एनएसई, सेंसेक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मतलब जानना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे हम अभी जो एनपीए की बात करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है? तो आरबीआई जो है, बैंक द्वारा दिए गए वह ऋण, बैंक द्वारा, आरबीआई के द्वारा ये डिफिनेशन है, बैंक द्वारा दिए गए वह ऋण जिसके ब्याज और मूलधन का भुगतान लगातार 90 दिनों तक ना हो, लगातार 90 दिनों तक ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको जो है गैर निष्पादन अस्थि, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानेंगे। ये जो दिया गया है डिफिनेशन, ये आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक है और इसमें इसको 3 टाइप में बताया गया है। 3 टाइप में इसलिए बताया गया है, जो सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट, ये एनपीए का क्या है? प्रकार है। तो इसे जो 3 प्रकार में बांटा गया है, तो ये डेट के कितने दिनों में ये चुका दिया जाएगा। तो जैसे अगर इसका भुगतान, ऋण का भुगतान 90 दिन से 1 वर्ष के अंदर कर देता है, तो उसको सबस्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। अगर भुगतान, ऋण का भुगतान 90 दिन से 2 वर्ष के बीच में कर देता है, 90 दिन से 2 वर्ष के बीच में कर देता है, तो उसको डाउटफुल एसेट बोलेंगे। और लॉस एसेट कब बोलेंगे? जब भुगतान 90 दिन से अधिक, यानी 3 वर्ष से भी ज्यादा में करे, तो लॉस एसेट। हालांकि इसके अलग अलग ये दिया हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई किसान लिया हुआ है, तो किसान के लिए जो ये आप कीजिएगा, डेट दीजिएगा तो नहीं चलने वाला है ना। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए आपको मतलब फसल कटेगा, उसका फसल कटेगा तभी दे पाएंगे वो। तो उसके लिए किया गया है, जो कृषि क्षेत्र के लिए 2 फसल, यानी 2 फसल कहने का मतलब हो गया जो अब रबी और खरीफ। तो रबी और खरीफ दोनों को मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो रबी और खरीफ को दोनों को मिलाने पे मतलब 1 साल में रबी और खरीफ दोनों होता है। और वर्तमान में भारतीय बैंक अपने उन ऋणों को एनपीए में डालते हैं जिनकी किस्त एवं ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक नहीं हो पाता है, और आरबीआई का गाइडलाइन भी यही है। तो आपने ये चीज देखा, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए के संबंध में ग्रेडेड प्रोविजनिंग प्रणाली, जोखिम के आधार पर श्रेणीकरण की व्यवस्था शुरू की, और एसेट के इस वर्गीकरण में एनपीए की अशोध क्षमता की गंभीरता का पता भी चलता है, और इसी के आधार पर स्टैंडर्ड एसेट और क्या है, डाउटफुल एसेट यानी संदिग्ध एसेट, हानि वाली परिसंपत्ति, लॉस एसेट, और उसके लिए आपको बताया ही जो सब स्टैंडर्ड के लिए 90 दिन से 1 वर्ष में अगर भुगतान कर दिया जाता है
तो सब स्टैंडर्ड एसेट उसको मानेंगे। अगर जिस ऋण का भुगतान 90 दिन से 2 वर्ष में, तो उसको डाउटफुल मानेंगे। और लॉस एसेट में जिन्हें ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें बैंक के आंतरिक तथा बाहरी अंकेक्षक या केंद्रीय बैंक में पर्यवेक्षक ने हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में पहचान की हो, या जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अपलिखित नहीं किया गया हो, यानी इसका कोई मतलब ये जो डाटा है ना 90 दिन से 2 वर्ष, 90 दिन से 2 वर्ष यानी इससे ज़्यादा सीधा, ठीक है। कहीं कहीं पे 90 दिन से 3 वर्ष प्लस में अगर आता है तो लॉस एसेट ही माना जाता है। और कृषि क्षेत्र में अगर मानेंगे तो 2 फसल यानी 1 वर्ष। अब इसके बारे में, एनपीए के बारे में आप अगर जाने तो इसको रोकने के लिए भी उपाय किए गए हैं। ये उपाय कौन करेगा भाई? आरबीआई ही गाइडलाइन लाएंगे। तो इसमें दबाव वाली परिसंपत्ति, स्ट्रेस एसेट क्या होता है? स्ट्रेस एसेट इक्वल टू होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट प्लस ऋण का पुनर्गठन प्लस राइटिंग ऑफ। ये राइटिंग ऑफ मतलब छोड़ ही दो, ठीक है। और ये एनपीए के रोकने में सरकार क्या कर रहा है? सरकार योजना ला रहे है प्रोजेक्ट सशक्त, पुनर्पूंजीकरण। आरबीआई कौन कौन क्या ला रहा है? आरबीआई सरफेसी कानून ला रहा है 2002, S4A, SDR, 525, PCA। अब ये आपको उतना ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं छोटे छोटे चीज़ों को चर्चा कर देते हैं। जैसे सरकार जो है प्रोजेक्ट सशक्त लाए। प्रोजेक्ट सशक्त क्या है? ये देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक की एनपीए है, उसको स्ट्रेस एसेट की समस्या का समाधान करने के लिए जो है एक उसका नाम था सुनील मेहता की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठित किया गया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक समग्र नीति जो है प्रोजेक्ट सशक्त बनाई गई है। और इसके अंतर्गत एनपीए की समस्या को हल करने के लिए 5 सूत्री फॉर्मूला दिए गए हैं, जिसका कि बहुत सारा है। 50 करोड़ तक की राशि के लिए बेड लोन माना जाएगा, और फिर 50 करोड़ से 5 करोड़ तक को एनपीए खातों से निपटान करने के लिए अग्रणी बैंक, लीड बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 500 करोड़ से अधिक राशि वाले एनपीए खातों का निपटान करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार से मतलब सारा दिया हुआ, आपके काम का लायक का नहीं है ये, इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आरबीआई का जो ये सरफेसी कानून जो है ना, तो सरफेसी कानून जो है ये सरफेसी अधिनियम 2002 में लाया गया था। और इसमें समस्याग्रस्त जितने भी ऋणों के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन व्यवहार में ये असफल रही थी, इसलिए इसके बारे में भी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। असफल रही थी, लेकिन 2014 में क्या हुआ ना, जो एआरसी की संरचना में सुधार किया गया। तो एआरसी की संरचना में सुधार किया गया, फिर जो है इसके बाद जो है इसमें S4A लाया गया। अब भाई S4A क्या होता है? ये भी जो है इसका फुल फॉर्म होता है S4A का स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट। देख रहे हैं कितना बड़ा है, इसीलिए 4 S आया है, इसलिए S4A लिखा गया है इसको। तो इसके अंतर्गत जो है ना, बैंकों द्वारा भाड़े पर ली गई एजेंसी यह निर्णय करेगी कि किसी कंपनी के दबावग्रस्त ऋण पर टैक्स का कितना हिस्सा सस्टेनेबल है, और शेष हिस्से की इक्विटी और मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर में परिवर्तित किया जाएगा। और यह एसडीआर से भिन्न है, क्योंकि इसमें कंपनी का स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एसडीआर, अच्छा ये एसडीआर वो वाला मत समझिएगा, ठीक है ना, विशेष आरान अधिकार वाला। ये इस एसडीआर का जो फुल फॉर्म होता है ना, इस एसडीआर का अगर जहां तक बात करें तो ये एसडीआर जो लाया गया था, तो इसमें ये स्ट्रेटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना, एसडीआर का फुल फॉर्म यहां पे लिख देते हैं, स्ट्रेटेजिक GIC, स्ट्रेटेजिक डेब्ट मतलब जानते हैं ना, ऋण रीस्ट्रक्चरिंग,
क्लियर। हाँ, तो एसडीआर होता क्या है? तो एसडीआर जो है ना, जिन कंपनियों ने मान लो परिसंपत्ति पुनर्संरचना की शर्तों को पूरा नहीं किया, वे अपने ऋणों का 51% जो इक्विटी है उसको परिवर्तित कर सकती है, लेकिन यह भी सफल नहीं रही क्योंकि उनके ऋण के अति अल्प हिस्से को ही इक्विटी में परिवर्तित किया जा सका, इसलिए ये भी सक्सेसफुल नहीं है। अब ये एक आया था 525 करके, अब देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं तो इसलिए हम समझा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, आप ध्यान रख लीजिएगा। ये जो योजना था इसके अंतर्गत जो है अवसंरचना क्षेत्र के 8 कोर उद्योग के लिए ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ा करके 25 वर्ष कर दिया, और जिसका ब्याज दर का प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात समायोजन किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए 5/25 का इसे बोला जाता है। वैसे इसका कोई एग्जाम में ज्यादा रोल नहीं है। अच्छा, उसके बाद पीसीए जो होता है ना, पीसीए इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित सुधारात्मक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है, इसमें जो भारत में जो बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आरबीआई समय समय पर नियम विनिमय बनाए जाते हैं, लेकिन बैंक कारोबार करते हुए वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान कई बार वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। तो बैंकों की इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए जो है आरबीआई समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है और फ्रेमवर्क बनाता है। तो पीसीए इसी तरह का एक फ्रेमवर्क है। पीसीए क्या है? एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो पीसीए जो है एक फ्रेमवर्क है जो आरबीआई के द्वारा तैयार होता है, और बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधार करने एवं उसे सुदृढ़ करने के लिए यह पीसीए एक अनिवार्य एवं प्रभावी उपाय है। और इसका उद्देश्य रहता है कि बैंकों की कुछ जोखिमपूर्ण गतिविधियों को छोड़ने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और उन्हें मजबूत करने के लिए पूंजी संरक्षण का ध्यान रखा जाए, और उसे ध्यान रखने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना रहता है। और पूरे देश भर में बैंकों के कारोबार की मार्च 2018 तक की अवधि तक, मार्च 2018 तक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर के 11 बैंक जो हैं, पब्लिक सेक्टर के 11 बैंक को पीसीए योजना के अंतर्गत रखा था। और इन बैंकों में जो है बहुत सारे थे, जैसे कि विलय भी हो गया है, तो इसीलिए अब ज़्यादा मतलब अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। तो 11 जो है उसके लिए लिया गया था, लेकिन इसमें चेंजिंग भी हुआ है। और एक चीज़ आपको मालूम होगा, जो देना बैंक को जैसे लिया गया था, तो देना बैंक का जो विलय जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। और 1 अप्रैल 2020 से कुछ बैंकों का विलय भी हुआ था, जैसे कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। इन दोनों का, यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में हो गया था। कॉर्पोरेशन बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था। तो ये सब विलय के बारे में वैसे हम लोग देख चुके हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में आईडीबीआई की 51% हिस्सेदारी एलआईसी ने अधिग्रहित कर ली है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आईडीबीआई का। और आईडीबीआई की आरबीआई की त्वरित पीसीए से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अब अगर 51% जो एलआईसी ले लेगा तो इसको पीसीए से, यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकलने में मदद मिलेगा। किसको? आईडीबीआई को, ठीक है। तो ये सब खैर बैंकिंग का अधिकतर टर्म है, और ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। और ज़्यादा डीपली जाइएगा तो इंटरव्यू वगैरह में एसबीआई में पूछ लेता है, तो उस टाइम में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एटीएम के प्रकार पर। अब एटीएम का प्रकार जो है, सबसे पहले आप अगर हम बात करें तो एटीएम का, एटीएम होता क्या है भाई? एटीएम मशीन आप देखे होंगे, एटीएम मशीन देखे हैं, लेकिन उसका एटीएम का कार्य क्या होता है उस पर कभी गंभीरता से सोचे नहीं। एटीएम जो है एक अम्ब्रेला कार्यक्रम, अभी आप पढ़िएगा एनपीसीआई के बारे में।
जो एनपीसीआई जो है सारे एटीएम को किस प्रकार से मतलब जोड़ते हैं। तो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है, हालांकि आपको पता ही होगा, लेकिन एग्जाम समय छोटे छोटे चीज़ों को पूछ लेता है। तो इसको हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। और यह एक ऐसी मशीन है जो ग्राहकों को बिना किसी बैंक शाखा या प्रतिनिधि की सहायता से संपूर्ण अधिकार लेन देन, जैसे बिना बैंक गए नकदी निकालने एवं अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन के लिए अपने खाते तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भारत में जितना भी एटीएम है ना, एटीएम को जोड़ने वाला नेटवर्क नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS एटीएम नेटवर्क का संचालन जो है एनपीसीआई करता है, द्वारा किया जाता है। ये चीज हम लोग अभी देखेंगे नीचे में। एनपीसीआई क्या होता है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो ये एटीएम की बात हुई। तो एटीएम का प्रकार, एटीएम दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम इसकी कौन स्थापित किया है भाई? बैंक किया है। संचालन कौन करता है? थर्ड पार्टी करता है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी करता है। आप जो देखते होंगे जितने भी एटीएम है, एटीएम में पैसा, सब एटीएम में एक ही आदमी पैसा लेके जाता है, तो भाई कौन कर रहा है? ये थर्ड पार्टी कर रहा है, ठीक है ना। तो व्हाइट, और इसका जो है दूसरा टाइप जो होता है व्हाइट लेवल एटीएम, इसके बारे में आपको बताया। एनबीएफसी जो भी है वो उनका जो है क्या है? व्हाइट लेवल एटीएम है सभी का। अब हम, अच्छा ये क्यों लाया गया भाई? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए जो है एटीएम बहुत इसमें योगदान दे रहा है। अच्छा, एनपीसीआई के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो एनपीसीआई जो है एक गैर लाभकारी संस्था है और ये एक अम्ब्रेला संगठन है। इसमें कौन कौन है भाई? सरकार है, आरबीआई है और 10 बैंक है। और ये कब से संचालित है? 2008 से। ये सब चीज आप मतलब अच्छे से जानते हैं। अब एक चीज ध्यान देने की बात यह है, जो एफ, ये भी एनपीसीआई जो है क्या क्या करता है? एनपीसीआई का बहुत काम है भाई। एनपीसीआई जो है जितना भी आप देख रहे हैं ना, यूपीआई और क्या बोलते हैं, भीम ऐप, यूपीआई, आईएमपीएस और रुपे कार्ड, जितने भी हैं, आईबीपीसी, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ों का जो है ना मेन जो है एनपीसीआई ही करता है वर्क इस पे मेनली। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक अम्ब्रेला कार्यक्रम, अम्ब्रेला संगठन है, ठीक है। तो अम्ब्रेला संगठन में देखिए क्या क्या होता है, तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, मतलब देख के चर्चा कर लेते हैं क्या होता है। जैसे कि ऐप में एनपीसीआई जो ऐप चलाता है, आईएमपीएस में इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट इसका फिर इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम नाम कर दिया गया। ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन है। जैसे यूपीआई का भी प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है, तो उसी प्रकार यूपीआई से पहले आया था आईएमपीएस, ठीक है। करक्स में इतना याद रखिए। उसके बाद यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। नेक्स्ट बात, रुपे में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अच्छा, ये रुपे, हालांकि अगर इनके बारे में अगर हम पूरे डिटेल में चर्चा करने लगेंगे तो टाइम अच्छा खासा चला जाता है, तो उतना आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। पूरे भारत में एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है? एनपीसीआई करता है। फास्टैग भुगतान एनपीसीआई के। एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसके बारे में अभी आपको बताया ही, ठीक है। अब सीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। क्यूआर का क्या फुल फॉर्म होता है? क्यूआर कोड में क्विक रिस्पांस कोड। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो क्यूआर कोड जो होता है ना यूपीआई में, कोड स्कैन करते समय व्यापारियों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए ग्राहकों के लिए एक त्वरित यानी क्विक रिस्पांस कोड सुविधा पेश की गई है। और इस ऐप में क्यूआर कोड स्कैन करने की सूचना सुनिश्चित करने के लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से व्यापारी प्रामाणिकता जांच कर सकती है। तो इसके लिए जो है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं? यूपीआई का ही बात है। ये क्यूआर कोड यूपीआई में ही लागू है ना। तो
इसी में लाया था। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मतलब ये इसकी विशेषता में है, क्यूआर कोड रहता है। अच्छा, भीम ऐप और यूपीआई में, हालांकि नीचे हम चर्चा कर लेंगे इसका, अभी हम नीचे लिखे हैं इसको। पेटीएम के बारे में जानते हैं कि नहीं? पेटीएम एक निजी कंपनी है विजय शेखर का, ठीक है। आरबीआई बैंक, अच्छा पहले जो नहीं था ना, पहले भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का बढ़ावा होता है, लेकिन ये यूपीआई से पहले ट्रांजैक्शन तो होता था, तो ट्रांजैक्शन नेफ्ट के माध्यम से होता था, हालांकि अभी भी हो रहा है आरटीजीएस के माध्यम से। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जितने भी सरकारी ऑफिस है उनमें जो पैसा का लेन देन होता है ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से ही अभी भी मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये 24 मतलब 24 आवर और 7 डेज चलता है ये। अब आरटीजीएस के लिए एक मिनिमम 2 लाख रुपया और मैक्सिमम नो लिमिट है, कितना भी कर सकते हैं। नेफ्ट के लिए मिनिमम 1 रुपया और इसका भी नो लिमिट है। आईएमपीएस के लिए जो है मिनिमम 1 रुपया होना चाहिए और मैक्सिमम 2 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा, यूपीआई का भी देखे होंगे आप लोग, यूपीआई में भी आप, हालांकि इसका पूरे डाटा तो नहीं है, लेकिन 1 रुपया से कम तो हो जाएगा नहीं भाई, मिनिमम 1 ही रहेगा। भीम के लिए भी, अच्छा भीम जो है, भीम यूपीआई के बारे में जान रहे हैं कि नहीं? यूपीआई थोड़ा सा जान लीजिए। यूपीआई क्या है? यूपीआई जो है पैसा को ट्रांसफर यानी पैसा के हस्तांतरण के लिए नेशनल एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम की शुरुआत की, और यह जो है ऑनलाइन पेमेंट को बेहद आसान बना दिया भी है, क्योंकि इसमें डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट या डेबिट की आवश्यकता नहीं होगी। और यह जो है प्रणाली तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस स्ट्रक्चर पर कार्य कर रही है, और इसके द्वारा उपयोगकर्ता को वास्तविक समय में अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण की सुविधा मिल रही है। बैठे रहते हैं यहाँ, तुरंत कर देते हैं ट्रांजैक्शन। और रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजा और इन्फोसिस के सह-संस्थापक, क्या नाम था उसका इन्फोसिस के सह-संस्थापक का? नंदन नीलेकनी, ठीक है, नंदन नीलेकनी इन्फोसिस का। तो ये दोनों जो है ना मिल करके 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में यूपीआई को लॉन्च किया था। कहाँ पे? मुंबई में। कब भाई? 11 अप्रैल 2016, हालांकि ये पूछेगा नहीं, 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में किया था, ठीक है, यहीं से किया था। और इस इंटरफेस के जरिए पैसा लिया और दिया जा सकेगा। पैसे का ट्रांसफर 50 रुपये से लेकर 1 लाख प्रतिदिन कर सकते हैं, हालांकि 1 रुपया भी हो रहा है ना। और हाँ, वहीं भीम की अगर बात कीजिएगा ना, भीम का, तो ये देखें आप कब? 1 अप्रैल 2016, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 30 दिसंबर, अप्रैल में ये हो गया, और 30 दिसंबर को क्या किया? ये 30 दिसंबर को 2016 को भीम ऐप, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, भारत इंटरफेस, BH से भारत, इंटरफेस मनी ऐप नामक एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। भीम ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है, और यह भी एक स्मार्टफोन और फीचर दोनों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऐप पर अन्य यूपीआई खाते या पतों पर पैसा भेजा जा सकता है, और जिन उपयोगकर्ताओं के पास यूपीआई नहीं है वे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी कोड बोलते हैं भाई, लेकिन बहुतों को पता नहीं रहता है जो आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएफएससी क्या होता है? इंडियन, आई से इंडियन, एफ से फाइनेंशियल और एस से सिस्टम, सी से कोड, ठीक है। तो इंटर फाइनेंशियल सिस्टम कोड और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं। तो ये सब जो है इनकी विशेषता है, तो जिनके बारे में हम लोग जाने। अब जो है ये एक छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूं, हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं, अगर आप समझ पाएंगे तो सही है, नहीं तो बार बार देखिएगा पिछले वाले वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इसलिए इसको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको मैंने बताया हूँ 3-4 चीज़ों में, जैसे कि मैं एक चीज़ का जिक्र कर देता हूँ, SLR। मान लीजिए मैंने लिया SLR। अब मैं बताना चाह रहा हूँ जो SLR में अगर वृद्धि करेंगे,
SLR में अगर वृद्धि करेंगे तो कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक RBI से दीर्घकालीन ऋण क्या करेंगे, कम लेंगे। दीर्घकालीन ऋण, अब देखिए मैं जैसे बैंक दर की बात कर रहा हूं, SLR को पहले छोड़िए, बैंक दर की आप एक मैं बता दे रहा हूं, आगे आप कर लीजिएगा। जैसे बैंक रेट को मैंने ले रहा हूं, सेम प्रोसेस है, इससे आप नोट्स बना लीजिएगा। बैंक रेट में अगर हम वृद्धि करेंगे, बैंक रेट में वृद्धि करेंगे तो वाणिज्यिक बैंक RBI से दीर्घकालिक ऋण कम लेंगे, जिससे क्या होगा, बैंकों के पास पूंजी की मात्रा यानी मात्रा में कमी आएगी, अर्थात तरलता में कमी आएगी। और तरलता में कमी आएगी तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, क्योंकि इसके पास पैसा कम रहेगा तो ये ब्याज दर में वृद्धि कर देगा। ब्याज दर में वृद्धि करेगा तो निवेशकर्ता और परिवारों द्वारा साख की मांगों में कमी हो जाएगी, अर्थात अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी हो जाएगी, खर्च कम करना पड़ेगा इससे। उपभोग और व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट, अर्थात समग्र मांग में कमी हो जाएगी। खर्च करेंगे तभी तो मांग होगा भाई, समग्र मांग में कमी आ जाएगी। और अगर मांग में कमी हो जाएगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होगा, कमी होगा। और आपको तब एकदम डिफिनेशन याद आ गया होगा, मुद्रास्फीति का डिफिनेशन। तो मुद्रास्फीति के डिफिनेशन तो वस्तु और सेवाओं की कीमत में अगर कमी हो जाएगी तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाएगा। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, बैंक दर में वृद्धि हो। बैंक दर में अगर वृद्धि करेंगे तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कमी करेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। और सेम से अगर CRR की बात करिएगा तो CRR में भी सेम प्रोसेस चला दीजिएगा, ये साइकिल जो है, ठीक है। इसको अगर एक बार समझ जाइएगा अच्छे से तो आप सब में बैठा लीजिएगा, CRR में, SLR में, बैंक रेट में, रेपो रेट में। तो आशा है जो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इकोनॉमिक्स है, जल्दी समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।